सभी को मेरा नमस्कार। मैंने अभी पीएचपी का ये वीडियो विद नोट्स आपको बना के मैं दे रहा हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें, वो मैं आपको एक अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। कुछ पीएचपी के वीडियो जो मैंने पहले बना रखे हैं वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। वो टॉपिक मैं ज़्यादा टाइम उस पर नहीं लूँगा। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि पीएचपी क्या होती है, डिफाइन पीएचपी, उनके वर्जन क्या होते हैं, और हाउ टू इंस्टॉल एंड टेस्ट पीएचपी, पीएचपी को कैसे इंस्टॉल और टेस्ट किया जाता है। तो आपने क्या कहा, सबसे पहले आप क्या बताएंगे, डेफिनेशन में आपने क्या कहा, आपने कहा कि ये एक सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग है, डायनेमिक वेबसाइट बनाने में मदद करती है और बैकएंड में आपको इन्फॉर्मेशन को MySQL के द्वारा स्टोर कर सकती है। अगर बात करते हैं पीएचपी के वर्जन की, तो सबसे पहला जो वर्जन है पीएचपी 1 और 2, इसको रस्मस लैंडर के द्वारा 1994 के अंदर खोजा गया था, लिखा हुआ है 1995 में, और इसे डेवलप किया गया था और इसे पर्सनल होम पेज कहा जाता था, मतलब शुरू में। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो पीएचपी 3 और 4 है, जिसको जीव सुरास्की और एंडी गोल्डमस के द्वारा 1900 जो है हमारे 97 में इसे दिया गया था, और इसका जो नाम है वो बदल के उसने हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर कर दिया था और एक जेड इंजन का यूज करना शुरू किया था, जो कि एक तरह से आपका इंटरप्रेटर ही है जिसका ये यूज कर रहा था। वो पीएचपी 4 के साथ हुआ। अगर आप लोग बात करते हैं पीएचपी 5 की, तो जुलाई 2004 में पीएचपी का एक वर्जन आया था 5, और उसको डेवलप और लॉन्च किया गया था। और एक तरह से अगर आप बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट अगर आप बात करें तो वो पीएचपी 5 के अंदर ही आया था, और IIS सर्वर का यूज भी पीएचपी 5 में शुरू हुआ था। अब नेक्स्ट जो बात है वो है पीएचपी 6 की। तो आप इतना समझ लीजिए कि UTF कोडिंग जो शामिल हुई थी वो पीएचपी 6 में हुई थी, और पीएचपी 7 में 2014 और 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और नेक्स्ट जनरेशन जो है उसमें हम लोग इसका यूज करने लगे थे, नेक्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज के नाम लगे। अगर पूछा गया था कि इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है पीएचपी का, तो आप ये समझिए कि अगर आप पीएचपी डालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वेब सर्वर डालना पड़ेगा। वेब सर्वर और वैम्प है, उस सर्वर को आप बस नेक्स्ट करिएगा, वो इंस्टॉल आपका हो जाएगा। ज़्यादातर हम अपाचे के जो सर्वर होते हैं वो यूज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसमें, फ्री होते हैं, रिलायबल होते हैं, कस्टमाइज होते हैं, सिक्योर होते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें तो हमें सबसे पहले अगर चाहे तो हम IIS सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपाचे सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको ऐड स्टार्ट और प्रोग्राम में जाना है, ऐड रिमूव प्रोग्राम में जाना है, वहाँ जाके IIS सर्वर जो कि विंडो के अंदर इंस्टॉल ही रहता है, बस उसको आपको यूज करना है। इसी तरह से अगर आप बात करें अपाचे सर्वर को इंस्टॉल करने की, तो वो सेम ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, अपाचे की वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जैम्प वैम्प सर्वर तो सीधे आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप पीएचपी की बात करते हैं तो पीएचपी को इंस्टॉल करते वक्त जो भी पीएचपी का वर्जन है उसको आप क्या करेंगे कि सिस्टम जो भी आपका सिस्टम प्रॉपर्टीज़ है उसमें जाकर आप उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल उसका सेट कर देंगे। अगर आप बात करते हैं लाइनक्स में तो RPM कमांड है जो कि जिप फाइल बनाती है, और कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्फ़िगर कमांड होती है, उसके अंदर मेक कमांड होती है, पीएचपी को इंस्टॉल करने के लिए लोड कमांड होती है। ये आप यूनिक्स के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। डेटा टाइप के बारे में मैंने आपको मेरे वीडियो के अंदर बता ही रखा है ढंग से कि डेटा टाइप में इंटीजर होते हैं जो कि डेसिमल वैल्यू को नहीं रखते हैं, फ्लोट नंबर होते हैं जो कि डेसिमल वैल्यू को रखते हैं, बुलियन ट्रू या फॉल्स को स्टोर करते हैं, एरे जो होता है वो ग्रुप ऑफ जो होता है वेरिएबल का समूह होता है जो कि डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कर सकता है। ऑब्जेक्ट क्लास और ऑब्जेक्ट कंसेप्ट लाता है जो मेथड और प्रॉपर्टीज़ का ग्रुप होता है। रिसोर्स में आप पिक्चर को, SQL को, इनको स्टोर कर सकते हैं। ये मेरे वेरिएबल भी टॉपिक मेरे उसमें करवा रखा है वीडियो में, जो मैंने इस ग्रुप में डाल रखा है, वो देख लीजिएगा। अभी वेरिएबल के क्या रूल होते हैं, डॉलर से शुरू होता है, अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर का उपयोग ले सकते हैं। स्कोप क्या होते हैं, लोकल होता है, ग्लोबल होता है, स्टैटिक होता है। ये भी उसमें बताया गया है कि लोकल कर्ली ब्रेसेस के बीच काम करता है, ग्लोबल सभी जगह एक्सेस हो जाता है, और स्टैटिक जो होता है वो 0 से इनिशियलाइज होता है, और जितनी बार भी आप कॉल करेंगे अपनी पुरानी वैल्यू को बनाए रखता है। और इसी तरह से जो आपके नेक्स्ट जो है चौथा वेरिएबल, जिसने बताया है कि आप वेरिएबल को कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, उसमें ये बता रहा है कि आप इको के द्वारा, प्रिंट के द्वारा, उनके द्वारा वेरिएबल को आप बता सकते हैं।
अब बात करते हैं आपकी ऑपरेटर की। फिर मैं वापस से फिर कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ समय नहीं लेते हुए आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरा ऑपरेटर का एक अलग सा वीडियो ज़रूर आप देख लीजिएगा ताकि समझने में दिक्कत ना आए। ऑपरेटर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको बेसिक छोटा क्वेश्चन आ सकता है, तो डेफिनेशन में आप बताएंगे जो ऑपरेंड पे कार्य करता है, जैसे अर्थमेटिक जोड़, बाकी, गुना, भाग हो गया। असाइनमेंट जो वैल्यू को असाइन करने का काम करता है। स्ट्रिंग जो होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो होता है वो एक स्ट्रिंग कहलाता है। इसी तरह से जिसमें कॉनकैटेनेशन, दो स्ट्रिंग को जोड़ना हो गया। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी वेरिएबल के वैल्यू में या तो एक का इंक्रीमेंट करता है या एक का डिक्रीमेंट करता है। एक होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, उसमें इक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी शामिल रहती हैं। और इसमें नॉट, आइडेंटिकल, ग्रेटर दैन, ये सारी चीज़ें आएगी। लॉजिकल ऑपरेटर में अगर बात करते हैं तो एंड ऑपरेटर होता है, वो ये आपको ये कहता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी, और कहता है कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, नॉट कहता है अपोजिट जो है वो होता है। इसी तरह से अगर बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर की, तो टर्नरी ऑपरेटर भी वही बात है कि जिसमें आपके कंडीशन हो और साथ में ट्रू पार्ट हो और फॉल्स पार्ट हो, टर्नरी ऑपरेटर होता है। अच्छा एग्जांपल मैंने प्रैक्टिकल के साथ मेरे वीडियो में बता रखा है। कास्ट ऑपरेटर होते हैं, डेटा टाइप आप कन्वर्ट इसके द्वारा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट को समझाइए। तो आप ये बता सकते हैं कांस्टेंट की डेफिनेशन पूरे प्रोग्राम में एक जैसी रहती है, बदलती नहीं है, अपर केस में ज़्यादातर यूज किया जाता है, इसमें अल्फ़ाबेट अंडरस्कोर का यूज करते हैं, और वही बेसिक सी बातें जो रूल आपके नॉर्मली किसके रहते हैं, कांस्टेंट के रहते हैं। अब अगर बात करें तो PHP के अंदर कांस्टेंट बनाया जाता है डिफाइन कीवर्ड के द्वारा बनाते हैं। एक टॉपिक है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, क्या होता है उसके बारे में आप लोग समझाएं तो आप डेफिनेशन में सबसे पहले बताएंगे कि प्रोग्राम के अंदर जो भी हम लोग कंडीशन देते हैं या जो भी हम रिपीटेशन को कम करना चाहते हैं वो हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा करते हैं। तो कंट्रोल फ्लो के दो पार्ट होते हैं, कंडीशनल होता है, एक इटरेशन होता है। कंडीशन में इफ एल्स और सिलेक्शन स्विच केस का यूज़ करते हैं, और इटरेशन में हम लोग प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कंडीशन की। वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगा कि अगर आपको एग्जाम्पल समझने हैं, रन होते हुए देखने हैं, तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इफ़ एल्स के अंदर आप यस या नो की बातें करते हैं, उसमें कंडीशन होती है। अगर आप कहते हैं कि जैसे 0 से बड़ी है तो यस हो गया है। इवन ओड का जैसे प्रोग्राम हो गया है, आप उसमें कंडीशन लगाते हैं। अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 रन होता है, नहीं तो स्टेटमेंट 2 रन होता है। जैसे ए बी में बड़ी संख्या में ए अगर बी से बड़ा है तो ए बड़ा होगा, नहीं तो बी बड़ा होगा। लेडर इफ एल्स में आप एक से ज़्यादा कंडीशन लगाते हैं। इफ़ के बाद में एल्स इफ़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि ए बी सी में बड़ी संख्या का अगर आप प्रोग्राम रन होता हुआ भी देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर वीडियो देखिएगा। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ताकि मेरा यहाँ पर समय ज़्यादा ना लगे। इसी तरह से ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है सी से तो बड़ा ए होगा, बी बड़ा है सी से, बी बड़ा है ए से तो बड़ा बी हो गया, सी हो गया। नेस्टेड इफ एल्स में आप एक इफ एल्स के अंदर अगर दूसरे इफ एल्स का यूज़ करते हैं तो वो नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। लेडर इफ एल्स की तुलना में कम समय में प्रोसेस हो जाता है। इसके अंदर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग दूसरी कंडीशन होती है। सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है, एक तरह से स्विच स्टेटमेंट होता है, जिसमें आप लोग ये कहते हैं कि स्विच लिखने के बाद में जो भी वेरिएबल है उसका नाम आप अंदर लिखेंगे। अगर वो केस वेरिएबल नेम अगर सही होता है तो स्टेटमेंट 1 आपका चलेगा, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 को देखेगा, और अदरवाइज डिफ़ॉल्ट को देखेगा। इसी तरह से होता है इटरेशन। इटरेशन का मतलब होता है कि अगर आप कोडिंग की बात करते हैं तो उसे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, जैसे फोर लूप हो गया, उसमें इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन हो गया, स्टेप वैल्यू हो गया, एक लूप बेसिक सा चला के आप 1 से लेकर 5 तक का बता सकते हैं, इको के द्वारा उसको प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह से एक वाइल लूप का एग्जाम्पल हो जाएगा कि जिसमें भी ज़्यादातर इनिशियलाइजेशन जो होता है वाइल लूप से पहले होता है, और जो भी स्टेप वैल्यू है वाइल लूप के अंदर ली जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर i <5 लिखा हुआ है, i++ लिखा हुआ अंदर आपने लिख रखा है। इसी तरह से अगर आप पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो उसमें आप बताते हैं डू वाइल लूप हो गया। डू वाइल लूप में आप लोग कंडीशन लगाते हैं और ये कहते हैं कि कंडीशन लास्ट में चेक करेगा। इसमें डू पहले लगाया जाता है, वाइल लास्ट में लगाया जाता है। एक होता है फॉर ईच लूप होता है जो ज़्यादातर यूज़ आता है आपके एरे के साथ में। एरे की अगर बात करें तो जैसे आपने एरे कीवर्ड के द्वारा अगर आपने एरे बनाया है, जैसे रेड ग्रीन ब्लू, तो एक एक करके वैल्यू को प्रिंट करवाता जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ फंक्शन। इसका वीडियो आपको नहीं मिलेगा, मैं ढंग से आपको समझाता हूँ फंक्शन के टाइप क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप कहेंगे स्टेटमेंट के समूह को फंक्शन कहते हैं। एक से ज़्यादा आपको कोडिंग ना करनी पड़े उसके लिए आप फंक्शन का यूज़ करते हैं, उसको कोडिंग के अंदर लिख के रख लेते हैं। फंक्शन मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूज़र डिफाइन जो हम लोग बनाते हैं, एक होता है इनबिल्ट जो पहले से बने
हुए होते हैं, जैसे कि अगली यूनिट में आप इनबिल्ट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन की, तो एक बेसिक सी बात होती है जो हम C+ में भी पढ़ते हैं कि भाई नो आर्ग्यूमेंट पास नो वैल्यू रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट पास बट वैल्यू रिटर्न, आर्ग्यूमेंट पास नो वैल्यू रिटर्न, आर्ग्यूमेंट पास वैल्यू रिटर्न। इसी तरह से नो आर्ग्यूमेंट नो वैल्यू रिटर्न की अगर आप बात करते हैं तो इसमें आपने अगर कोई फंक्शन कॉल किया है, जैसे कि यहाँ से आपने हाई नाम का फंक्शन कॉल किया, ऊपर फंक्शन हाई कॉल हो रहा था, वो प्रिंट हो जाएगा। ना तो आपने कोई वैल्यू को रिटर्न किया है, ना आप उसे प्रिंट करवा रहे हैं सीधा फंक्शन के अंदर ही। आर्गुमेंट पास बट नो वैल्यू रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आपने देखिए यहाँ पर जैसे ए और बी दो वैल्यू ली, आपने फन करके उसके अंदर दो आर्गुमेंट को पास कराया, फंक्शन फन के अंदर ए और बी दो आर्गुमेंट पास हुए, यहाँ पर आपने कुछ भी प्रोसेस किया उसको वहाँ प्रिंट करा दिया। मतलब आपने आर्गुमेंट तो पास किया है लेकिन आपने वैल्यू को वहीं का वहीं प्रिंट करा दिया, उसको रिटर्न नहीं किया। इसको बोलते हैं आर्गुमेंट पास बट नो वैल्यू रिटर्न। इसी तरह से आप बोलते हैं नो आर्गुमेंट पास बट वैल्यू रिटर्न। इट मीन्स ये हुआ कि फंक्शन के अंदर ही, जैसे आपने लिया फंक्शन सम, इसके अंदर ही x = 5 है, y = 6 है, दोनों को जोड़कर रिटर्न करवा दिया। रिटर्न कराया तो वैल्यू जैसे ही आप सम फंक्शन कॉल करेंगे तो z के अंदर जाएगी और वो यहाँ आकर आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो आपने वैल्यू को रिटर्न किया है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आर्गुमेंट पास वैल्यू रिटर्न की अगर बात करें तो जो भी आपकी इनपुट वैल्यू है उसको तो आप पास करा रहे हैं और जो आपका आउटपुट है उसको आप क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। तो वो सेम ही बात आप इसमें बात करें तो आप इसमें देखेंगे कि सम नाम का फंक्शन में 5 और 7 पास कराए, ऊपर फंक्शन सम के अंदर 5 और 7 पास हुए, दोनों जुड़कर आपने इसको क्या करवा दिया, रिटर्न करा के जेड में डाल दिया, उसको प्रिंट करा दिया। इनबिल्ट फंक्शन की अगर बात करें तो एक एरे फंक्शन होता है, स्ट्रिंग फंक्शन होता है, डेट और टाइम फंक्शन होता है। तो ये हम लोग अगली यूनिट में डिस्कस करेंगे ही। एरे के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मल्टीपल वैल्यू को एक साथ या सिंगल वेरिएबल को स्टोर करना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो एरे का यूज़ करेंगे। एरे के प्रकार के बारे में, एरे के एग्जाम्पल को अगर आप समझना चाहें तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। मेरा एक लास्ट वीडियो जो पहले से बना हुआ है। समय को बचाते हुए केवल नाम आपको बताया जाएगा कि भाई सबसे पहला इंडेक्स एरे होता है जिसमें हम पोजीशन वाइज वैल्यू को डालते हैं। एक एरे जो होता है वो हमारा होता है एसोसिएटिव एरे, जिसमें हम लोग एक वेरिएबल के साथ दूसरी वैल्यू को असाइन करते हैं, ये हमारा एसोसिएटिव एरे होता है। और एक होता है मल्टी डायमेंशनल वेरिएबल, जिसमें हम लोग एक एरे के साथ में जो हमारा एसोसिएटिव एरे है उसको हम एक से ज़्यादा ग्रुप के अंदर बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बना रखा है, और फिर हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई एसोसिएटिव एरे की। तो अब अगर मैं आपको बात करूं तो आपने अभी तक जो देखा है उसको मैं फटाफट आपको क्वेश्चन वाइज बता देता हूं, जो कि आपने पहली यूनिट में क्वेश्चन देखे। तो पहली यूनिट में अगर क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपने कहा डिफाइन PHP क्या होता है, उसके वर्जन क्या होते हैं और हाउ टू इंस्टॉल कैसे करते हैं। एक्सप्लेन, बेसिक क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के या 4-4 नंबर के। डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट और उनके प्रकार क्या होते हैं, उनको एग्जाम्पल समझाइए। इसी तरह से एक क्वेश्चन बनता है कि भाई फंक्शन क्या होते हैं, डिफाइन फंक्शन एंड देयर टाइप, डिफाइन एरे एंड देयर टाइप्स, और एक्सप्लेन ऊप्स कंसेप्ट, जो कि बेसिक C++ के कंसेप्ट है वो आपको समझाने पड़ेंगे, जिसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट हो गया, आपके पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग ऊप्स के अंदर यूज़ करते हैं, वो बेसिक बातें आपको बतानी है। तो वापस से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो एक क्वेश्चन है कि डिफाइन स्ट्रिंग एंड देयर फंक्शन। स्ट्रिंग क्या होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन डेट एंड टाइम फंक्शन, हाउ टू मेक ए फॉर्म। और एक क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, एक्सप्लेन HTML विद PHP कोड। और एक है एक्सप्लेन फ्लोइंग के अंदर कि हिडन फील्ड क्या होती है, रीडायरेक्ट यूज़र क्या होता है। चलो स्ट्रिंग फंक्शन से हम लोग बात करते हैं। तो ये एक इनबिल्ट फंक्शन है और ढंग से समझिएगा, इसके आगे वीडियो मैंने नहीं बना रखे हैं। ये एक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जो हम लोग करना चाहते हैं, स्ट्रिंग के साथ जो हम लोग काम करना चाहते हैं, तो हम लोग इनबिल्ट फंक्शन का यूज करते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन जो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। और अगर टाइप की बात करें तो सबसे पहला सब str होता है, जो कि किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से किसी भी पैरामीटर के अनुसार अगर आप वैल्यू हटाना चाहते हो तब आप सब str का यूज करते हो। इसी तरह से अगर आप लोग बात करते हो तो उसके बाद में आपका होता है जैसे कि स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो थोड़े और हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। चलिए हम लोग जो है इसके अंदर ही
अगर बात करें तो नेक्स्ट जो फंक्शन आ रहे हैं इसमें डेट और टाइम फंक्शन आ गए हैं। डेट और टाइम फंक्शन में मैं इजीली पहले बता देता हूँ, शायद नोट्स में आगे दिए होंगे। जैसे डेट को ऐड कर सकते हैं, डेट को क्रिएट कर सकते हैं और डेट को सेट कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग डिफ़ॉल्ट जो डेट है वो आप लोग बता सकते हैं। डेट डिफरेंस नाम से फंक्शन है। तो बस फंक्शन का नाम आपको याद करना है, उसके बारे में आपको बताना है। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल आपको आगे मिलेगा तो मैं समझा दूंगा। इसी तरह से डेट मॉडिफाई, डेट को मॉडिफाई करना, डेट सब्ट्रैक्ट घटाना, डेट। इसी तरह से डेट आपकी बात करते हो सनसेट की क्या डेट है, डेट टाइम सेट क्या है, डेट की टाइम स्टैम्प क्या है, टाइम जोन क्या है डेट का, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाएगी। और लोकल टाइम आपका क्या है, तो ये बेसिक से आपके फंक्शन हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है सारे फंक्शन आप लोग ध्यान दें, लेकिन समझ सकते हैं। एम के टाइम को आप ऐड करना चाहते हैं, टाइम आप पता करना चाहते हैं, टाइम जोन को पता करना चाहते हैं तो टाइम जोन अंडरस्कोर लोकेशन अंडरस्कोर गेट हो जाएगा। ये सारे फंक्शन आपके इसके अंदर यूज आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको फॉर्म वाला दिखाया था, देखो लिखने का तरीका आपका क्या रहेगा। सबसे पहले हम ये समझिए कि फॉर्म में हम इनपुट आउटपुट का कार्य कर सकते हैं और HTML के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। जैसे टेक्स्ट इनपुट आउटपुट का काम करना हो तो इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट आप लोग लिखेंगे। पासवर्ड अगर आप बनाना चाहते हो तो इनपुट टाइप बराबर पासवर्ड का अगर आप लोग यूज़ करेंगे। इसी तरह से टेक्स्ट एरिया बनाना चाहते हैं तो आप सीधा टेक्स्ट एरिया का कमेंट के रूप में यूज़ करेंगे। और अगर उसको यूज़ करना चाहते हैं PHP के साथ में तो आप लिखेंगे इको कमेंट $पोस्ट और फिर आपके वेरिएबल का नाम। इसी तरह से सेलेक्ट पुल डाउन मेनू अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो मल्टीपल चॉइस का यूज़ करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट नेम बराबर ईयर आपने लिखा, ऑप्शन नेम में आप वैल्यू डालेंगे, ऑप्शन वैल्यू में फिर दूसरी वैल्यू डालेंगे, फिर सेलेक्ट को आप सेलेक्ट के द्वारा क्या करेंगे, बंद करेंगे। और अगर आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इको $पोस्ट और किसका यूज़ करेंगे, आप लोग ईयर का यूज़ करेंगे, जैसा कि आपने इसमें सेलेक्ट बना रखा है। इसी तरह से रेडियो बटन बनाने के लिए इनपुट टाइप बराबर रेडियो का यूज़ करेंगे, नेम बराबर आपने कलर का यूज़ किया है और कलर नेम जो हो गया आपका, उसके बाद में आपने इसमें कलर दे रखा है। अब ये जो है वो सब आप ये समझ लिए कि HTML के एक बेसिक फंक्शन है। अब देखिए थोड़ा सा दिक्कत ये हो गई थी कि स्ट्रिंग के फंक्शन जो चल रहे थे वो पीछे रह गए थे। मैंने आपको कहा था नोट्स में आगे आ जाएंगे। जैसे कि ये स्ट्रिंग सब str एक फंक्शन था, वो मैंने आपको बताया। इसी तरह से strPOS फंक्शन है। स्ट्रिंग की पोजीशन अगर आप लोग सर्च करना चाहते हैं तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं। इसमें स्ट्रिंग आपने जैसे कुछ लिखा, उसके बाद आपने लिखा सब पोजीशन करके स्ट्रिंग और सी, तो सी की पोजीशन ये बता देगा, उसको प्रिंट कर देगा। इसी तरह से रीडायरेक्टिंग की अगर आप लोग बात करते हैं तो आप इसमें बता सकते हैं कि किस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपने स्ट्रिंग का यूज़ किया और उसको आपने ऑपरेटर str के द्वारा यूज करके बता दिया। इसी तरह से एक फंक्शन है str_replace एक फंक्शन है। जैसे आपने स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है, str_replace के अंदर आपने बताया कि जावा को अगर आप PHP के अंदर सर्च करते हैं तो वो बता देगा कि जावा को PHP से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इसी तरह से CHR और आपके ये फंक्शन है जो कि कैरेक्टर में बदल देगा। ASCII कोड होती है 97 पे स्मॉल a होता है, कैपिटल A पे 65 होता है। तो आप ASCII कोड के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं CHR फंक्शन का। इसी तरह से स्ट्रिंग की लेंथ अगर आपको पता करनी हो तो आप स्ट्रिंग की लेंथ को भी पता कर सकते हैं। इसके लिए आप नंबर ऑफ़ कैरेक्टर को काउंट कर सकता है। जैसे आपने लिखा प्रिंट strlen और लाइनक्स, तो लाइनक्स के अंदर जो भी जितने भी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर होंगे ये बता देगा। तो स्ट्रिंग फंक्शन, डेट और टाइम फंक्शन आप ढंग से कर लीजिएगा। टाइमिंग फंक्शन है, इसके कुछ एग्जाम्पल है। और इसी तरह से अगर आप ट्रिमिंग करना चाहो तब भी आप ट्रिमिंग भी कर सकते हो। ट्रिम फंक्शन, ट्रिम का मतलब होता है हटा देना पर्टिकुलर पार्ट को। इसी तरह से चेंजिंग करना हो स्ट्रिंग के केस को तो आप str जैसे लोअर लिखा तो अजय है तो वो स्मॉल लेटर में बदल जाएगा, str अपर है तो अजय स्मॉल लेटर में तो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं डेट और टाइम फंक्शन की, जैसे कि हमने आगे पहले डिस्कस कर लिया था, तो ये वही सेम ही फंक्शन है कि हम इसमें फॉर्मेट बदल सकते हैं, टाइम स्टैम्प बदल सकते हैं। और एक एग्जांपल अगर आपको पेपर में देना हो तो आप इस तरह से उसको बता सकते हैं कि जैसे ईयर इन 4 डिजिट इको डेट YMD, तो ईयर पहले आएगा, फिर मंथ आएगा, बीच में स्लैश आएगा। इसी तरह से एडिंग ए टाइम स्टैम्प अगर आप जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ सकते हैं वो आपको मैं आगे देखता हूँ।
तो आपने देखा कि इसमें सेलेक्ट कलर पोस्ट, ये सेम चेक बॉक्स वाला जो हमारा HTML वाला चल रहा था वो ये पार्ट है फॉर्म का, जिसमें रेडियो बटन था, फॉर्म था, टेक्स्ट एरिया था, तो वो HTML के साथ में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है सेशन वेरिएबल क्या होता है। सेशन वेरिएबल यही होता है कि जब भी हम कोई फंक्शन मतलब कोई भी वेबसाइट अगर हम लोग चलाते हैं तो वो वेबसाइट हमारी कब तक चल रही है उसके बारे में जो जानकारी है वो हम सेशन वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। उसके हम लोग एक यूनिक आईडी हम लोग दे सकते हैं, वो हमें प्रोवाइड कराएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि सेशन आउट कब हुआ है। तो सेशन जब स्टार्ट होता है तो आप इस तरह से PHP के अंदर सेशन स्टार्ट करके बता सकते हैं कि सेशन आपका स्टार्ट हो गया है। और इसी तरह से अगर आप लोग बात करते हैं स्टोर करने के लिए सेशन को, तो आप सेशन नाम से व्यू के अंदर सेशन व्यू 1 आपने कर लिया, इस तरह से आप सेशन वेरिएबल को भी स्टोर कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। जैसे शुरू में बताया डिफ़ाइन कुकीज़, कैसे उसको सेटिंग की जा सकती है, कैसे उसको डिलीट किया जा सकता है। इसी तरह से डिफ़ाइन सेशन यूजिंग सेशन फंक्शन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। डिफ़ाइन सेशन वेरिएबल क्या होते हैं, उसको सेट और अनसेट कैसे ही किया जा सकता है। इसी तरह से PL/SQL के फंक्शन क्या होते हैं, जैसे DDL हो गया, DML हो गया, DCL हो गया, ये आप MySQL जो टॉपिक है उसके अंदर आप इस चीज़ को समझा सकते हैं। बेसिक से फंक्शन होते हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, इसी तरह से ग्रांट रिवोक कमांड हो गई। और अगर बात करते हैं कुकीज़ की, तो आप ये समझ लीजिए कि कुकीज़ का मतलब यही होता है कि अगर आप कोई यूज़र नेम डालते हैं, कुछ पासवर्ड डालते हैं, कोई रिक्वेस्ट क्लाइंट सर्वर को भेजता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कुकीज़ के अंदर ही स्टोर रहती है। उसको सेट करने के लिए हम लोग सेट कुकीज़ का यूज़ करते हैं, और उसमें नेम जो है वो यूज़र के नेम को स्टोर आपके करेगा। इसके अलावा वैल्यू को भी स्टोर करता है। इसके अलावा वो कब एक्सपायर होगा ये भी वो स्टोर करेगा। तो करने का तरीका कुछ नहीं है, आप इजीली ध्यान दीजिए। जैसे आपने लिखा सेट कुकीज़ यूज़र, और इसके अंदर आपने लिखा अजय और प्लस टाइम, और 3600 आपने इसमें डाला है। तो ये इस तरह से इसको क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, कुकीज़ को सेट कर देगा। इसी तरह से कुकीज़ वेरिएबल को यूज़र से रिलेटेड अगर आप रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से $_ करके यूज़र का नाम दे सकते हैं, उसको प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर डिलीट करने की ज़रूरत पड़े तो आप सेट कुकीज़ करके उस यूज़र के बदले दूसरा टाइमिंग डाल सकते हैं। तो एक तरह से दूसरे टाइमर दूसरे यूज़र के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और इसी तरह से सेशन हैंडलिंग आप कैसे करते हैं, आपको पता है कि आपकी जब तक वेबसाइट खुली हुई है तब तक एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है, वो किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर क्या रहती है, स्टोर रहती है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो PHP की अगर हम लोग बात करें तो इसको एक एग्जांपल देख लीजिए कि भी आपने लिखा इको पेज का नाम बताया, सेशन करके वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। डिलीट करना हो सेशन का तो ये भी आपको बता रखा है कि उसको अनसेट फंक्शन से हम उसको डिलीट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये सारा सेशन से संबंधित हो गया, कुकीज़ के साथ ही मैं आपको समझाए जा रहा हूँ। तो उसमें सेशन स्टार्ट सबसे पहले करेंगे, इस सेट करके देखेंगे क्या सेशन चालू है या नहीं है। अनसेट करके सेशन को व्यू को अनसेट कर देंगे। और लास्ट में सेशन डिस्ट्रॉय फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से कुकीज़ को अगर सेट करना हो, कुकीज़ का मतलब होता है एक तरह से आपके जो भी प्रोटोकॉल होता है वो HTTP प्रोटोकॉल होता है, वो एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। जब तक आपका पेज खुला हो, जब तक ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। डाउनलोड अपलोड का काम इसके अंदर किया जाता है, स्टोर करने का काम इसमें किया जाता है। सेट कुकीज़ के द्वारा हम लोग इन्फॉर्मेशन की कुकीज़ की वैल्यू को, एक्सपायरी डेट को, डोमेन की नेम को, सारी कुकीज़ के अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं तो हम इसके अंदर वैल्यू करके VR टेस्टिंग हमने लिखा, सेट कुकीज़ करके हमने लिखा, ये यहाँ पर कुकीज़ को हमने सेट कर दिया है अंडरस्कोर वेरिएबल के अंदर, सेट कुकीज़ करके दूसरे को स्टोर किया है। इस सेट करके हम लोग चेक भी कर रहे हैं कि क्या वो कुकीज़ एक्टिव है या नहीं है। इसी तरह से कोई कुकीज़ अगर आप डिलीट करना चाहें तो सेट कुकीज़ करके पहले वाले यूज़र का नाम, ये पहले भी मैंने अभी मैटर आपको समझाया था, थोड़ा एग्जाम्पल दोबारा से रिपीट किया गया है। सेशन फंक्शन भी होता है, ये अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेशन स्टार्ट करना, सेशन को रजिस्टर भी हम लोग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आती हैं।
अब हम लोग बात करें तो हिडन फील्ड की अगर हम लोग बात करें तो आपने जैसे नॉर्मल कोई भी हमारा यूज़र है उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, कोई डेटाबेस में अगर आपको डिलीट करने का बोलता है तो वी कैन डिलीट एनी डेटाबेस यूजिंग PHP। कोई भी इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने का काम भी हम लोग कर सकते हैं। एक बेसिक सा एग्जांपल आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहले आप होस्ट का नाम बताएंगे जो कि लोकल होस्ट होता है, उसके बाद में पोर्ट का नाम बताएंगे, यूज़र का नाम ज़्यादातर रूट होता है, रूट का पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं, MySQL का जो पासवर्ड होगा, और फिर MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट करके DB होस्ट करेंगे तो लोकल होस्ट आएगा, यूज़र का नाम आपने ऊपर रूट लिख ही रखा है, और फिर DB इसके अंदर पासवर्ड का यूज़ करेगा। अब आपने क्वेरी क्या लगाई, आपने लिखा MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, आपने लिखा $SQL और $कनेक्शन हो जाएगा और लास्ट उसको क्लोज कर देगा। उसको डिलीट करने के लिए डेटाबेस को आप ड्रॉप डेटाबेस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग पोजीशन के एग्जांपल को दोबारा से बताया गया है, रिप्लेस कमांड को दोबारा से बताया गया है कि आप किस तरह से str अंडरस्कोर रिप्लेस का यूज़ करके जावा को, ये तो हमने अभी समझा ही था, ये भी हमने समझा था, रिपीट हुआ है मैटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी रिपीट हुआ है, डेट और टाइम फंक्शन आपके रिपीट हुए हैं, और मंथ डेट ये आपने डिस्कस किया ही था। टाइम स्टैम्प भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये बता रहा है कि इसको टाइम करके आप लोग बता सकते हैं कि किस तरह से उसको सेट किया जाए। तो डेट टाइम फंक्शन अगर आपके आ जाए तो आप इस तरह से उसको समझा सकते हैं। डेट को ऐड करना, डेट को क्रिएट करना, डेट को फॉर्मेट को चेंज करना, डेट का डिफरेंस निकालना, वो सेम ही मैटर जो आपने अभी वीडियो में देखा था वो मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूँ। डेटा सनराइज करना, डेट सनसेट का आपको बताना, रिटर्न द सनसेट टाइम, ये सारे बेसिक से फंक्शन है। तो ये आप लिख सकते हैं थ्योरी के अंदर, समझने में आपको कामयाब हो ही रहे हैं। आप चाहें तो किसी और के डेट का लोकल टाइम पता करना, टाइम का पता करना, टाइम लोकेशन को, टाइम जोन के लोकेशन को पता करना, टाइम फंक्शन अगर आप करना चाहें तो आप उसके लिए कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था। इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, पासवर्ड होता है, टेक्स्ट एरिया आप HTML कोडिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ऑप्शन वैल्यू वाला भी समझाया था, रेडियो बटन बनाना भी मैंने आपको बताया था, और साथ साथ PHP की कोडिंग में हमारी चल रही है कि किस तरह से फॉर्म पे उसको हम लोग पोस्ट कर देते हैं ताकि हम उसको डेटाबेस में स्टोर कर सकें। तो ये एक पूरा एग्जांपल हो जाएगा, चेक बॉक्स के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या है, एक पूरा कंप्लीट एग्जांपल है जिसमें इनपुट टाइप रेडियो बटन लिया गया है, टेक्स्ट एरिया लिया गया है, इसी तरह से सबमिट बटन का यूज़ किया गया है और पासवर्ड का यूज़ किया गया। इस तरह से हमारे एक एग्जांपल आप लोग फॉर्म डिज़ाइन के अंदर या डेटाबेस हैंडलिंग के अंदर आप ये एग्जांपल, बेसिक सा एग्जांपल रख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर आपके लिए नहीं रहेगी। इसी तरह से आपके जो है ये इनपुट फंक्शन आपने यूज़ किया तो आप चाहें तो आप ये जितने भी चीज़ें हैं, नेम है, ईमेल है, वेबसाइट है, कमेंट है, ये पोस्ट, बस आपको करना कुछ भी नहीं है, $_ पोस्ट का यूज़ करना है, उस वेरिएबल का नाम लिखना है, वो आपका डेटा अंदर चला जाएगा। तो ये सारा एग्जांपल इसी तरह से आपका बनाया हुआ है, इनपुट टाइप टेक्स्ट करके साथ में आपका ये डेटा आपका मूव कराया गया है कहाँ पर, आपके सर्वर के अंदर। तो आप DDL, DML, DCL की कमांड अगर आप देखेंगे तो केवल आपको फंक्शन में उसको डिलीट और यही करना पड़ेगा। तो मैंने PHP का लगभग सारा कोर्स आपका कवर करवा दिया है। 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, और एक मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, और ये पुराने वीडियो देखकर ही इसको आप लोग स्टार्ट करिएगा। धन्यवाद।